हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। लास्ट टॉपिक में हमने ऋग्वैदिक काल किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसी का पार्ट है आगे लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक पीरियड। थाउजेंड बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी ऋग्वैदिक एज में आपने देखा था कि वेदों में जिन लोगों की चर्चा होती है वो आर्य है, आर्यंस हैं, और हमने उनका ओरिजिन पॉइंट देखा था, अलग अलग स्कॉलर्स को देखा था कि उनकी किस प्रकार की मान्यता है, कि कहाँ से वो रिलेटेड थे। और सबसे ऑथेंटिक जो है उसमें मैक्स मुलर की मान्यता आपने देखा था, क्योंकि बोगस कई इंस्क्रिप्शन मेनली जो है वही एक एविडेंस है जो सेंट्रल एशिया से जोड़कर देखता है आर्यंस को। और आर्य शब्द जो है इसका वर्ड मीनिंग श्रेष्ठ यानी कुलीन है। और लेटर वैदिक एज इसकी जानकारी हमें अदर वेदास से मिलती है, यानी जिसमें यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और हमने देखा था चारों वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चारों वेदों के आरण्यक ग्रंथ हैं, चारों वेदों के उपनिषद हैं। और उसके बाद में हमने वेदांग देखा था, षड दर्शन देखा था। तो ये सभी के सभी लिटरेचर हमें लेटर वैदिक एज की जानकारी देता है। और हम ये देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में ज्योग्राफिकल एरिया बदल जाता है। यानी ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था, ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु रीजन जो था, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां, वो रीजन था, वो एरिया था ऋग्वैदिक लोगों का। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं, लेटर वैदिक एज की तरफ आते हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो पहले से ब्रॉड हो जाता है। यानी अब हम ये देखते हैं कि अब सेंटर ऑफ कल्चर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। कहाँ से शिफ्ट हो जाता है? ये सरस्वती नदी से आगे बढ़ जाता है। यानी इसमें हमें नर्मदा नदी की जानकारी मिलती है, हमें यमुना नदी की जानकारी मिलती है, गंडक नदी की जानकारी मिलती है, गंगा नदी की जानकारी मिलती है। तो जो सेंटर था ऋग्वैदिक एज का वो अब शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है? वो गंडक रिवर तक, 1 सेकेंड, गंडक रिवर भी क्रॉस कर जाता है। गंडक रिवर जिसे हम सदा नीरा के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा मेंशन ऑफ मोर रिवर्स सच एज, तो हमें लेटर वैदिक एज में और भी बहुत सी नदियों की जानकारी मिलती है, जैसे कि हमें नर्मदा की जानकारी मिल रही है। नर्मदा के अलावा हमें गंगा की बहुत बार जानकारी मिल रही है, यमुना की बहुत बार जानकारी मिल रही है, गंडक रिवर है, और आगे जो है सोन रिवर तक की हमें जानकारी मिलती है। और भी नदियों की जानकारी मिलती है हमें। शतपथ ब्राह्मण में हमें स्टोरी मिलती है विदेह माधव की, विदेह माधव की स्टोरी मिलती है, उससे भी हमें एरिया के बारे में जानकारी मिलती है। विदेह माधव अब जो है सरस्वती नदी को क्रॉस करके गंडक रिवर तक पहुंच गया, गंडक रिवर को क्रॉस कर दिया और पहुंच गया विदेह तक। और विदेह यानी आजकल का मॉडर्न जो बिहार में तिरहुत है उससे रिलेटेड है। यानी अब एरिया पहले से काफ़ी एक्सटेंड हो गया था। और हम ये देखते हैं कि एक्सटेंड होने की वजह से हमें उत्तर में हिमालय की जो चोटियां हैं उनका उल्लेख मिलता है इस टाइम के वैदिक लिटरेचर में, जिसमें त्रिककुद का नाम आता है और ये हिमालय की चोटी से मिलाकर देखा जाता है। और दक्षिण में नर्मदा नदी तक की जानकारी मिलती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तक की जानकारी मिलती है। यानी अब आर्यों का प्रसार संपूर्ण उत्तर भारत में हो गया, और जिसे हम बोल सकते हैं कि मध्य देश तक हो गया, जिसको जो है आर्यव्रत के नाम से पुकारा गया है इन ग्रंथों में। और हम ये देखते हैं कि एमर्जेंस ऑफ जनपदाज, तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में कबीले जो थे आर्यों के वो जन में बटे हुए थे, यानी पंचजन्यों का उल्लेख था। और उसमें आप ऑलरेडी देख चुके हो कि जनों में बटा हुआ था। अब जो है एक जन के शासक ने दूसरे जन के राज्य पर अधिकार कर लिया, अब वो मिल गए। अब हमें जनपद नाम की यूनिट इकाई दिखाई देती है, और इसका फेमस एग्जाम्पल आपके सामने है। यानी भरत जन और पुरु ये दोनों मिलकर
कुरु हो गए इस टाइम में। ऐसे ही तुर्वश प्लस क्रीवी ये मिलकर जो है पांचाल हो गए। और कालांतर में आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि कुरु और पांचाल ये भी दोनों मिल जाते हैं और जिसकी कैपिटल हम देखते हैं हस्तिनापुर। तो इस समय भरत और पुरु मिलकर कुरु हो गए, जिसकी राजधानी इस टाइम में आसंधिवत थी। और तुर्वश और क्रीवी मिलकर पांचाल हो गए, जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। और आने वाले टाइम में ये दोनों भी आपस में मर्ज हो जाते हैं और इनका आपस में विलय होने के बाद में इनकी कैपिटल बन जाती है हस्तिनापुर। तो तेजी से प्रसार हो रहा था, यानी पहले सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश तक ही सीमित था ये वाला हिस्सा, लेकिन अब जो है संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया था और जिसे आर्यव्रत के नाम से पुकारा गया है लेटर वैदिक एज के ग्रंथों में। और हमें देखते हैं कि इसका सबसे मेन जो कारण माना जाता है वो कारण माना जाता है आयरन, क्योंकि लोहे की खोज 1000 बिफोर क्राइस्ट में मानी जाती है। उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत जो है घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसको काटने के लिए एक ठोस धातु की आवश्यकता थी। और 1000 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे की खोज की वजह से तेजी से इन घने जंगलों को काटा गया और आर्यों का प्रसार, पॉपुलेशन का प्रसार पूर्व की तरफ हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया। आज भी हम जितना ईस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे घने जंगल बढ़ते चले जाते हैं और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लोहे की वजह से एक क्रांतिकारी गतिविधि हमें दिखाई देती है। संपूर्ण उत्तर भारत के घने जंगलों को काटकर यहाँ पर प्रसार हुआ और इस वजह से इसे नाम दिया गया आर्यव्रत और जन से जनपद वाली श्रृंखला बनी। यानी ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, जो लोग थे, वो केवल और केवल ग्रामीण सभ्यता थी। कृषि सिर्फ उतना ही करते थे, एग्रीकल्चर सिर्फ उतना ही करते थे जिससे कि पेट भर जाए। लेकिन अब लेटर वैदिक एज में लोहा एक क्रांतिकारी गतिविधि लेकर आया। तेजी से जब भूमि प्राप्त हुई तो उस जगह पर बहुत तेजी से डेप्थ में एग्रीकल्चर की गई, जिससे कि सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। और सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से हमें देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का साधन गाय थी और अब उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में, अब संपत्ति का साधन जो है भूमि बन गई थी। पहले जो युद्ध होते थे वो गाय को लेकर होते थे क्योंकि वो संपत्ति का साधन थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में अब जो युद्ध हमें दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं भूमि की वजह से, क्योंकि अब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, एक उपभोक्तावादी संस्कृति उभर कर आई, जिससे कि व्यापार वाणिज्य तेजी से बढ़ा और इस प्रकार की गतिविधियां हमें उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से दिखाई देती है। इसलिए जन से जनपद वाली व्यवस्था इस दौरान उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। बाद में हम देखेंगे कि 600 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में महाजनपद वाली व्यवस्था सामने आएगी, यानी अब जन और जन मिलकर जनपद बन गया। और 600 बिफोर क्राइस्ट में हम देखेंगे कि जनपद ने एक दूसरे जनपद पर अधिकार किया तो एक बड़ा राज्य बन गया उसे, जिसे नाम दिया गया महाजनपद। और 600 बिफोर क्राइस्ट में हम इंडिया में 16 बड़े राज्य देखेंगे जिसको हम बोलेंगे 16 महाजनपदा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें लेटर वैदिक लिटरेचर में विंध्य माउंटेन की जानकारी मिलती है, विंध्याचल पर्वत की जानकारी मिलती है, जो आज की डेट में उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यानी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी की जानकारी इस काल में हमें मिलती है, विंध्य पर्वत की जानकारी इस काल में हमें मिलती है, हिमालय के चोटियों की जानकारी इस काल में मिलती है और हिंद महासागर, अरब सागर तक का विवरण जो है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में है। तो तेजी से आर्यों का प्रसार दक्षिण की तरफ हुआ, पूर्व की तरफ हुआ, उत्तर की तरफ हुआ। तो इसे हम एक उपभोक्तावादी संस्कृति के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा 3 बोर्ड डिविजन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि आर्यवर्त उत्तर वाला हिस्सा हो गया, मध्य देश यानी सेंट्रल इंडिया हो गया और दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत की शुरुआत हो गई। इन सभी का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल के लेटर वैदिक एज के ग्रंथों में मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले आपने देखा सिर्फ और सिर्फ जो है इतने हिस्से पर ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान था, सिर्फ इतने हिस्सों पर ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। और अब जो है हम प्रसार जो है इतने हिस्सों पर, इधर पूर्व की तरफ देखते हैं, यहाँ
हिमालय की चोटियों की हमें जानकारी मिलती है और यहाँ विंध्याचल पर्वत तक का हिस्सा हमें दिखाई देता है। अरब सागर का उल्लेख है, हिंद महासागर का उल्लेख है, बंगाली खाड़ी का। तो ये संपूर्ण हिस्सा जो है अब इन हिस्सों पर प्रसार हो गया था आर्यों का लेटर वैदिक एज में। इससे आगे आ जाते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लेटर वैदिक एज। तो इस समय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आए, क्योंकि अब हमें एक रेगुलर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है वो धीरे धीरे दिखाई देता है। हालांकि उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जो 600 बिफोर क्राइस्ट के बाद में होगा, लेकिन फिर भी उसकी झलक हमें इस समय दिखाई देती है। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में अब लार्ज किंगडम हमें दिखाई देते हैं, इस टाइप की अपीयरेंस हमें दिखाई देती है लेटर वैदिक एज में। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में वी नोटिस द थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। अब देवत्व का सिद्धांत राजा के लिए दिखाई देता है, यानी राजा को देवत्व के तौर पर दिखाया गया है। इस टाइप की जानकारी हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है। और इस समय हमें सेनानी शब्द का उल्लेख मिलता है, ग्रामणी शब्द का मिलता है, शतपति शब्द का मिलता है, अधिकारिता शब्द का उल्लेख मिलता है, उग्राज और जीव उग्राज शब्द का उल्लेख मिलता है। सेनानी जो है सेनापति के लिए यूज हुआ है, ग्रामणी लड़ाकू दल का नेता यानी गांव का मुखिया हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में। अब वो ग्रामीण स्तर पर एक प्रमुख सेना का अधिकारी भी है। शतपति यानी ये भी ग्राम के प्रमुख प्रधान के तौर पर यूज हुआ है। अधिकारिता ये भी एक प्रमुख अधिकारी के तौर पर यूज हुआ है। यानी इस प्रकार के अधिकारियों, इस प्रकार के ऑफिसर्स की जानकारी हमें लेटर वैदिक एज में मिलती है। उग्रास जिसे एक प्रकार की पुलिस व्यवस्था से मिलाकर देखा जाता है, यानी इस टाइम में पहली बार पुलिस व्यवस्था की जानकारी मिलती है, इसलिए हमें उग्र शब्द और इसके अलावा जीव उग्र शब्द इस दौरान मिलते हैं। तो ये इसको एक प्रकार की आंतरिक शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति के तौर पर हम देखते हैं, यानी ऐसे ऑफिसर जो प्रेजेंट के पुलिस सिस्टम से मिलते जुलते थे, इसे हम लेटर वैदिक एज में देखते हैं। इस दौरान हमें सभा संस्था की जानकारी मिलती है, समिति संस्था की जानकारी मिलती है, विदत की जानकारी इस दौरान हमें नहीं मिलती। ऋग्वैदिक काल की जो सबसे फेमस संस्था थी, फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी विदत, वो अब जो है हमें लेटर वैदिक एज में नहीं दिखाई देती। सभा, समिति और एक नई संस्था जिसका नाम परिषद, उसकी जानकारी हमें इन तीनों की जानकारी मिलती है। लेकिन अब सभा और समिति ये संस्थाएं भी नाम मात्र के रह गई थी, यानी जिस प्रकार की ड्यूटीज, जिस प्रकार के इनके पास में कर्तव्य थे ऋग्वैदिक काल में, वो अब जो है डिक्लाइन की ओर दिखाई देते हैं हमें। सभा नाम मात्र की संस्था रहेगी, जबकि ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कि सभा जो राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी, समिति जो राजा के ऊपर कंट्रोल करने वाली संस्था होती थी, और विदत आपने देखा था जिसमें आम जनता की शिकायतें, जो भी प्रॉब्लम्स है वो राजा के साथ में शेयर की जाती थी। और हमने देखा था कि सभा और विदत इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन अब महिलाओं की स्थिति जो है पहले जैसी नहीं रही। महिलाएं अब किसी प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड नहीं थी। इस प्रकार की स्थिति हमें लेटर वैदिक एज में दिखाई देती है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के तौर पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि इनमें से किससे में जानकारी मिलती है कि वैदिक काल की सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, 2 डॉटर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं अथर्ववेद में। इससे आगे आ जाते हैं हम 12 रत्निन्स की तरफ, यानी शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन की जानकारी मिलती है। 12 रत्निन यानी राजा के 12 प्रमुख अधिकारी यानी उसके सहायकों की जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। और ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पुरोहिता, जो राज पुरोहित होता था, राजा को सलाह देता था विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म के मामलों में, उसे एक प्रमुख सहायक के तौर पर देखा गया है, रत्निन में रखा गया उसको। इसके अलावा महिषी, ये पटरानी को, क्वीन को कहा जाता था। इसके अलावा युवराज है जो उत्तराधिकारी होता था, क्राउन प्रिंस होता था, यानी राजा के बाद में वो राजा बनेगा, इस प्रकार की व्यवस्था है। और उत्तर वैदिक काल में हमें अब राजा का पद पहले से वंशानुगत दिखाई देता है कि राजा के बाद में उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। इसके बाद में हम देखते हैं सूता, सारथी यानी राजा के रथ को हाँकने वाला। सेनानी जनरल होता था यानी सेनापति होता था। ग्रामणी
पहले भी आपने देखा है कि हेड ऑफ द विलेज होता था, अब इसको लड़ाकू दल का नेता भी कहा गया है, ग्रामणी को लड़ाकू दल का मुखिया नेता भी कहा गया है ग्रामणी को। इसके अलावा कशाता एक प्रकार का गेटमैन होता था, चंबरलेन होता था। इसके अलावा संग्रहित कोषाध्यक्ष के लिए यूज हुआ है। भागदूत ये टैक्स को इकट्ठा करने वाला होता था। भाग शब्द का यूज टैक्स के तौर पर हुआ है और जो भाग को इकट्ठा करता था यानी टैक्स को इकट्ठा करता था उस ऑफिसर को भागदूत कहा गया है। इसके अलावा अक्षवाप ये राजा का संदेशवाहक था, राजा को जानकारी देता था कि राज्य में क्या होता है। इसके अलावा पालागल राजा का मित्र होता था, फ्रेंड होता था। और लास्ट आपका है गोवीकर्ता, तो ये हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था गोवीकर्ता। तो ये सभी के सभी राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में सहायक होते थे। और शतपथ ब्राह्मण में ये 12 रत्निन शब्दों का यूज हुआ है जो राजा की सहायता के लिए यूज होते थे पॉलिटिकल सिस्टम में। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आपको 4 डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा और जन राष्ट्र का पद काफी छोटा होता था और एक प्रकार की रेगुलर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की हमें ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखाई देती, यानी घुमंतु जनजाति पशुपालक संस्कृति के तौर पर, एक चरवाहा संस्कृति के तौर पर दिखाई देती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद की व्यवस्था हुई। अब राजा का एरिया काफ़ी बढ़ गया था और जब काफ़ी बढ़ गया था तो इस दौरान उत्तर वैदिक काल के लेटर वैदिक एज के लिटरेचर में हमें उत्तर भारत के यानी उत्तर दिशा के राजा की जानकारी मिलती है, पूर्व दिशा के राजा की जानकारी मिलती है। पूर्व के शासक को सम्राट के नाम से पुकारा गया है और पश्चिम के शासक को स्वराट के नाम से पुकारा गया है और उत्तर के शासक को विराट के नाम से पुकारा गया है और दक्षिण के शासक को भोज के नाम से पुकारा गया है और मध्य देश के शासक को राजा या राजन के नाम से पुकारा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा का शासक कौन सा था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विराट। उत्तर भारत में विराट, दक्षिण भारत में भोज, पश्चिम में स्वराट और पूर्व में सम्राट का उल्लेख हमें मिलता है। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं के अलग अलग प्रकार के शासकों का जब उल्लेख मिल रहा है हमें, इससे पता लगता है कि अब राज्य एक रेगुलर स्टेट बन गया था। अब राज्य जो है उस प्रकार की मिशनरी बन गया, उस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन गया जो आने वाले टाइम में हमें दिखाई देता है। यानी इस टाइप की झलक मिलना हमें इस दौरान इंडियन हिस्ट्री में मिलना शुरू हो जाता है और 600 बिफोर क्राइस्ट तक जाते जाते जो है उस प्रकार का रेगुलर सिस्टम मिलेगा। और आने वाले टाइम में जब हम मगध एम्पायर करेंगे, उसमें आप स्पेशली जब मौर्यन एम्पायर करोगे उस टाइम आपको एक पूरी विकसित जानकारी पॉलिटिकल सिस्टम की मिलेगी जिसके ऊपर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। तो एक चरवाहा संस्कृति, एक ग्रामीण सभ्यता, एक पशुपालक संस्कृति ऋग्वैदिक काल, उससे बढ़ते हुए धीरे धीरे जो एक रेगुलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। तो इस टाइप की जो शब्दावली है राजा के लिए, एक चक्रवर्ती राजा की जानकारी जो चारों दिशाओं का शासक हो जाता था, उसके लिए चक्रवर्ती शब्द का यूज भी मिलता है हमें उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रकार का सिस्टम हमें पहली बार इंडियन हिस्ट्री में लेटर वैदिक एज में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में सोसाइटी को देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो सोसाइटी है, सामाजिक व्यवस्था है, तो इस दौरान हमें दिखाई देता है कि अब यज्ञ जो है, धीरे धीरे यज्ञ जो है ये धीरे धीरे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए थे। यानी एज द टाइम पास्ड बाय यजनास बिकेम elaborate and complicated ceremonial leading to the emergence of learned men known as Brahmins। यानी ब्राह्मण इनके बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकते थे। धीरे धीरे जो है इनका वर्चस्व समाज में बहुत तेजी से बढ़ा। अब कर्म कांड पहले से ज़्यादा बढ़े, इस वजह से हमें बड़े बड़े यज्ञों का उल्लेख मिलता है और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि अब आर्यों का एक्सपेंशन जो है ईस्ट और साउथ की तरफ दिखाई देता है हमें। और इस दौरान जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि शुरुआती उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये
जन्म पर आधारित होती चली जाती है। 600 ईस्वी पूर्व तक आते आते पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गई, बाय बर्थ हो गई। और इसमें 600 बिफोर क्राइस्ट तक आते आते इन वर्णों में अलग अलग जातियां बन गई, यानी ब्राह्मणों में बहुत सी जातियां बन गई, क्षत्रियों में बहुत सी जातियां बन गई, वैश्यों में बहुत सी जातियां बन गई, शूद्रों में बहुत सी जातियां बन गई। इस दौरान वैश्य व्यापारी थे, कृषि करते थे, लेकिन पूरा होल्ड उनका कृषि पर नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में कृषि में जो लेबर सिस्टम था वो शूद्रों के अधिकार क्षेत्र में था, यानी शूद्र वो कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पर इस दौरान उत्तर वैदिक काल में द्विज शब्द का उल्लेख मिलता है, हमें द्विज शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये द्विज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ इन तीनों के लिए यूज हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट होता है कि इनमें से द्विज कौन थे, तो अपर क्लास में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिर्फ इनको द्विज कहा गया है, शूद्रों को इसमें नहीं रखा गया है। कारण उसका यह है कि इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था इन वर्णों को, इस वजह से इनको द्विज कहा गया है। और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, इस वजह से उसको द्विज की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इस दौरान हम ये देखते हैं कि शूद्रास जो है, ये नॉन आर्यन जो लोग थे, उनके लिए भी एक फोर्थ क्लास के तौर पर शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। शूद्रों की स्थिति पहले से प्रॉब्लम वाली होने लग गई थी इस दौरान हम ये देखते हैं कि मैरिज जो सिस्टम है, अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास के साथ मैरिज कर सकते थे, लेकिन अगर जो लोअर क्लास अपर क्लास के साथ मैरिज करते थे तो वो समाज के विरुद्ध माना जाता था। इसके लिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि अब जो है आश्रम अवस्था में दिखाई देती है, जिसे स्टेजेस ऑफ लाइफ के तौर पर हम देखते हैं। और इसके लिए ब्रह्मचर्य शब्द का यूज हुआ है, गृहस्थ शब्द का यूज हुआ है, वानप्रस्थ शब्द का यूज हुआ है, संन्यास शब्द का यूज हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की जानकारी हमें जाबाला उपनिषद में मिलती है, यानी व्यक्ति को आर्यंस लोगों ने अपने आयु को 100 वर्षों में बांटा हुआ था। 1 से 25 साल तक की जो अवस्था थी उसे ब्रह्मचर्य अवस्था कहा गया है, और 25 से 50 साल तक की जो अवस्था थी उसे गृहस्थ आश्रम के तौर पर देखा गया है। और 51 से 75 साल यानी 75 ईयर्स तक की जो अवस्था है उसे वानप्रस्थ के तौर पर कहा गया है, और 75 से 100 ईयर्स तक की अवस्था जो है उसे संन्यास आश्रम पर रखा गया है। तो इस प्रकार की जानकारी हमें सबसे पहले किस उपनिषद में मिलती है, ये क्वेश्चन हमें मिलता है तो हमें करना पड़ेगा जाबालो उपनिषद में। जाबालो उपनिषद, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत बार एसएससी एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में, पीसीएस में ये पूछा जाता है। तो ये आश्रम सिस्टम जो है ये संबंधित है 4 पुरुषार्थ से, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनको 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसी से रिलेटेड थे ये 4 आश्रम, जिसकी जानकारी सबसे पहले हमें जाबालो उपनिषद में मिलती है। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम वुमेन्स की अवस्था पर आ जाते हैं सोसाइटी में, कि वुमेन्स की अवस्था किस प्रकार की थी। तो वुमेन्स की अवस्था पहले से काफ़ी खराब हुई थी, यानी काफ़ी डिक्लाइन की तरफ गई थी। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें कहा गया है कि डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिस्री, यानी एक बेटी जो है वो विनाश का कारण है, जबकि बेटा जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली है, यानी फैमिली का रक्षक है। इस प्रकार की बात कही गई है किस ब्राह्मण में, तो ऐतरेय ब्राह्मण में की गई है। आपको पता है ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो मैत्रायनी संहिता है उसमें कहा गया है कि 3 दुश्मन हैं हमारे, कौन से, एक तो शराब, दूसरा वुमन और तीसरा पांसा यानी डाइस, तो उसमें भी महिला को शामिल किया गया है। तो इन विवरणों से हमें ये जानकारी मिलती है कि इस समय महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल से पहले से शोचनीय हुई थी, काफ़ी नीचे आई थी। हालांकि हम ये देखते हैं कि जो याज्वल्क्य और गार्गी जो डायलॉग है, जिसकी जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, आने वाले टाइम में गार्गी संहिता भी एक प्रमुख बुक है जिसमें इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन याज्वल्क्य और गार्गी के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ था, जो भी कन्वर्सेशन हुआ था, उसकी जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। और उससे भी पता लगता है कि कुछ ऐसी भी महिलाएं थी समाज में
जो काफ़ी एजुकेटेड थी, यानी एकदम से महिलाओं की स्थिति शोचनीय नहीं थी, लेकिन जैसी पोजीशन ऋग्वैदिक काल में थी कि हम वहाँ पर सभा और विधत में महिलाओं को पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर था फीमेल्स का, लेकिन अब इस टाइम में फीमेल्स की स्थिति पहले से काफ़ी शोचनीय हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक पत्नी प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी और इस दौरान भी एक पत्नी प्रथा चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उदाहरण जो है बहुपत्नी प्रथा के भी दिखाई देते हैं उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हो कि अब महिलाएं किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल असेंबलीज में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, यानी अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पहले से काफ़ी शोचनीय हुई थी। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, विवाह। तो हमें 8 विवाहों की जानकारी मिलती है, 8 मैरिज सिस्टम की हमें जानकारी मिलती है, जिनमें से ऊपर के जो 4 हैं, ये ऊपर के 4 हैं, ये समाज की तरफ से एक्सेप्टेबल थे, स्वीकारनीय थे, और ये एक्सेप्टेबल नहीं थे नीचे के 5। तो सबसे पहले आपके सामने ब्रह्म विवाह, यानी गिविंग द गर्ल टू ए मैन विद डाउरी, यानी दहेज के साथ में ब्रह्म विवाह में पुत्री को सौंपा जाता था व्यक्ति को। और देव विवाह की बात करें तो देव विवाह जो सेकंड है, इसे गिविंग द गर्ल टू द पुरोहित, यानी पुरोहित को ये विवाह करवाया जाता था पुत्री का, और उसकी फीस के साथ में। थर्ड जो है वो है आर्ष विवाह, जिसके लिए कहा गया है कि बैल की जोड़ी वधु पक्ष को दी जाती थी, यानी गिविंग द गर्ल टू ए मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइज, यानी बैल की जोड़ी वधु पक्ष को दी जाती थी वर पक्ष के द्वारा आर्ष विवाह में। और प्रजापत्य जो विवाह था चौथा, गिविंग द गर्ल टू ए मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइज, यानी प्रजापत्य विवाह में किसी प्रकार से वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को किसी प्रकार का कोई भी ब्राइड प्राइज नहीं दिया जाता था। यानी ऊपर के चारों एक्सेप्टेबल थे, लेकिन नीचे के चारों एक्सेप्टेबल समाज में नहीं थे, जैसे कि गंधर्व विवाह आज भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लव मैरिज से मिलाकर देखा जाता है इसको। तीसरा है असुर विवाह, मैरिज टू ए परचेस्ड गर्ल, यानी उसके साथ मैरिज की जाती थी जो लड़की को खरीदता था। और तीसरा है राक्षस विवाह, मैरिज टू ए डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और विद ए किडनैप्ड गर्ल, यानी ये भी सराहनीय नहीं था, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह ये सबसे खतरनाक विवाह था, इसमें मैरिज टू ए गर्ल आफ्टर रेपिंग, तो ये सबसे ज़्यादा शोचनीय माना जाता था, यानी धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। इस प्रकार के 8 विवाह प्रथा प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में, जिनमें से 4 समाज के द्वारा स्वीकारनीय थे और नीचे के चारों जो हैं गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये स्वीकारनीय नहीं थे। इसके अलावा अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह ये दोनों प्रचलित थे। हालांकि जो रिवर्स था प्रतिलोम विवाह, यानी प्रतिलोम विवाह यानी लोअर मैन होगा और अपर क्लास की जो है महिला होगी, वो प्रतिलोम विवाह था। और इसके अलावा अनुलोम विवाह अपर क्लास का मैन और लोअर क्लास की फीमेल होगी, वधु होगी, तो वो अनुलोम विवाह था। तो इस प्रकार की सिस्टम उत्तर वैदिक काल में प्रचलित। पढ़ेंगे इससे आगे तो 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में, यानी व्यक्ति के जन्म से पहले, यानी गर्भाधान संस्कार से लेकर तो अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार प्रचलित थे। यानी गर्भाधान संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और पुंसवन संस्कार। इसके अलावा जातकर्म संस्कार, निष्कर्म संस्कार और चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। तो ये इस प्रकार से सीक्वेंस में है। और विवाह संस्कार लास्ट में वानप्रस्थ 51 ईयर्स की एज में, और अंत्येष्टि संस्कार यानी व्यक्ति का दाह संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर तो अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में। इससे आगे रिलीजन की तरफ चले जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में रिलीजन में आपने देखा था इंद्र, अग्नि, वरुण और वो सभी पक्ष, वो भौतिक पक्ष जो आर्यों को लाभ पहुंचाता था नेचर का, उन सभी को देवता के तौर पर हम देखते थे।
ऋग्वेद में लगभग 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसको 3 पार्ट्स में बांटा हुआ था। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपने इंद्र को देखा था, सेकंड इंपॉर्टेंट आपने देखा था अग्नि, और तीसरे नंबर पर आपने वरुण को देखा था। और इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार और वरुण का उल्लेख 30 बार ऋग्वेद में हुआ था। लेकिन इस दौरान सिस्टम चेंज हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि प्रजापति इस दौरान सबसे बड़ा देवता है, जिसे आने वाले टाइम में कालांतर में ब्रह्मा के से मिलाकर देख लिया जाता है, लेकिन इस दौरान इसे प्रजापति के तौर पर माना गया है। और इसके अलावा इसे क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, लेटर नॉन एज ब्रह्मा के तौर पर जाना जाता है। और इसके अलावा आर्यों का एक प्रमुख देवता इस दौरान विष्णु भी प्रमुख रूप से माना गया है, रुद्रा माना गया है, पशुओं का देवता। लेकिन आने वाले टाइम में रुद्र को शिव यानी महेश यानी महादेव से मिलाकर देखा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में अब धार्मिक स्थिति काफ़ी चेंज हो चुकी थी, रिलीजियस स्थिति काफ़ी चेंज हो चुकी थी। अब इंद्र, वरुण, अग्नि इस प्रकार के देवताओं की जगह पर प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था। विष्णु, रुद्र, पुष्ण इस प्रकार के देवताओं को भी देखते हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति काफ़ी चेंज हो चुकी थी। विष्णु जो है आर्यों का इस समय प्रमुख देवता था। प्रजापति, जिसे कालांतर में ब्रह्मा के नाम से पुकारा गया, वो सबसे प्रमुख देवता माना गया है। और रुद्र जो है, जो पशुओं का देवता था, धीरे धीरे उसका तादात्म्य में उसको मिलाकर देखा गया शिव से, जिसे बाद में शिव, पशुपति, महेश, महादेव के नाम से पुकारा गया है। और हम बोल सकते हैं कि प्रजापति इस समय सुप्रीम गॉड यानी सर्वोच्च देवता मान लिया गया था। पुष्ण जो है इस समय शूद्रों का देवता था, यानी ऋग्वैदिक काल में पुष्ण पशुओं का देवता था, लेकिन अब पुष्ण जो है वो शूद्रों का देवता मान लिया गया। और वृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार हमें जो है इस समय पुनर्जन्म की व्यवस्था मिलती है, संसार चक्र की जानकारी मिलती है, कर्म की जानकारी मिलती है हमें इस दौरान वृहदारण्यक उपनिषद में। तो इस दौरान रहस्यवादी बातें तेजी से निकल कर आती हैं, यानी कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पुरोहितों का बोलबाला काफ़ी बढ़ गया। लास्ट अवधारणा आत्मा परमात्मा, यानी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, मोक्ष की अवधारणा, लास्ट अवधारणा इस दौरान हमें दिखाई देती है। 600 ईस्वी पूर्व तक आते आते हम देखते हैं कि अब इन कर्म कांड की जगह पर आध्यात्मिक विचारधारा ने ले लिया। उपनिषदों की वजह से रहस्यवादी विचारधारा पनपने लगी, आत्मा परमात्मा, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, इस तरफ ध्यान चला गया। तो उसका सबसे प्रमुख कारण था बहुत अधिक मात्रा में कर्म कांडीय व्यवस्था इस दौरान हुई। वैदिक मंत्रों की व्याख्या बहुत पुरोहितों के द्वारा अपने लाभ के लिए की गई। तो इस वजह से धीरे धीरे जो है वर्चस्व बढ़ता चला गया इस प्रकार की स्थिति में। तो इस दौरान आपने देखा कि प्रजापति सबसे प्रमुख देवता निकल कर आता है, उभर कर आता है। और इस दौरान आपने देखा पुनर्जन्म की व्यवस्था, संसार चक्र की व्यवस्था, आत्मा परमात्मा की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें उपनिषदों की वजह से तेजी से बढ़ी। यानी कर्म कांडीय व्यवस्था का विरोध स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ समाज बढ़ा। और आज भी भारतीय समाज में मोक्ष की अवधारणा दिखाई देती है, जो इस दौरान उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है 2 वेराइटीज ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो अब जो है 2 वेराइटीज हमें कर्म कांड की दिखाई देती है, जिसमें से लघु यज्ञ है यानी सिंपल सेक्रीफाइसेस हैं, और महायज्ञ है जिसे ग्रैंड सेक्रीफाइस के तौर पर देखते हैं। लघु यज्ञ जो है वो हाउस होल्ड से संबंधित है, यानी घरेलू लोग, गृहस्थ लोग जिस प्रकार के कर्म कांड करते थे उसे हम सिंपल सेक्रीफाइस के तौर पर देखेंगे, लघु यज्ञ के तौर पर देखेंगे। और इसमें पंच महायज्ञ का उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा अग्निहोत्र का उल्लेख मिलता है, और दार्श यज्ञ का उल्लेख मिलता है, पूर्णमास यज्ञ का उल्लेख मिलता है। दार्श यज्ञ जो कि अमावस्या के दौरान किया जाता था, और पूर्णमास यज्ञ यानी पूर्णिमा के टाइम में किया जाता था। अग्निष्ठोम यज्ञ जो साधारण यज्ञ था, और पंच महायज्ञ जिसमें ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञ है, इस प्रकार के जो यज्ञ है, भूत यज्ञ है, अतिथि संबंधित है, उसको हम पंच महायज्ञ के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा महायज्ञ जो सिस्टम में ग्रैंड सेक्रीफाइस वो राज्य से संबंधित था, राजा के द्वारा आयोजित होता था, जिसमें राजसूय यज्ञ जो कि आपका राज्यारोहण के दौरान किया जाता था, राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था। महाभारत में आपने राजसूय यज्ञ देखा होगा,
जब युधिष्ठिर जो है अपना राज्याभिषेक करवा रहा है तो राजसूय यज्ञ हो रहा है। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ जो है वो राज्य से संबंधित होता था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर किया जाता था। अग्निष्ठ होम यज्ञ सोम यज्ञ से संबंधित है, जिसमें सोम रस का पान किया जाता था। चातुर्मास यज्ञ यानी इतना बड़ा यज्ञ था जो 4 महीने तक चलता था। और 10 पूर्णमास यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ जो है ये सभी के सभी महायज्ञ में रखे जाते थे। यानी जिस प्रकार से कर्म कांड की स्थिति बढ़ रही थी उसका उल्लेख हमें इसमें दिखाई देता है। इससे आगे बढ़ेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड emergence of a strong reaction against cults, rituals and priestly domination। तो जो अभी हमने बात किया था कि पुरोहितवाद तेजी से बढ़ा था, कर्म कांड तेजी से बढ़ा था, वो सभी स्थिति हमें इस दौरान दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे इकोनॉमी की तरफ। अब एग्रीकल्चर काफी तेजी से बढ़ गया था। हमने देखा लोहे की आविष्कार की वजह से। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऋग्वैदिक काल में हमें अयस शब्द का उल्लेख मिलता है। अयस यानी धातु शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें लोहित अयस का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। लोहित अयस यानी लोहित धातु यानी लोहा धातु नहीं है ये। लोहित का मतलब है लाल और अयस का मतलब है धातु यानी लाल धातु का उल्लेख मिलता है, जिसको हम तांबे से मिलाकर देखते हैं। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में हमें कृष्ण अयस का उल्लेख मिलता है। कृष्ण का मतलब है काला और धातु यानी अयस, तो इसलिए काला धातु का उल्लेख मिलता है इस दौरान। तो उसको हम लोहे से मिलाकर देखते हैं काला धातु को। तो लोहे के आविष्कार की वजह से कृषि का प्रसार तेजी से हुआ था। कृषि लायक भूमि बहुत ज्यादा बनी थी और शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों के द्वारा हल जोते जाते थे, कृषि की जाती थी। यानी काफी डेप्थ में खुदाई करके कृषि की जाती थी जिससे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो इस प्रकार का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों के द्वारा हल जोते जाने का उल्लेख मिलता है। यानी अब जो है काफ़ी बड़ी उपभोक्तावादी संस्कृति उभर कर आई थी। सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। हर प्रकार के अनाज की जानकारी हमें मिलती है। यानी ऋग्वैदिक काल में यव यानी जौ, ब्रीही यानी चावल तक सीमित समाज था, लेकिन अब जो है हर प्रकार के यानी चावल, यव, गेहूं और जौ, हर प्रकार के फसलों की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। यानी राइस के बारे में जानकारी मिलती है, बार्ले के बारे में जानकारी मिलती है, बीन्स के बारे में, सीसम के बारे में, वीट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी इस प्रकार का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इस दौरान हो रहा था। ये जानकारी हमें लेटर वैदिक एज में दिखाई देती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडवांस मिलता है हमें। यानी अब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, यानी जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, जिससे व्यापार वाणिज्य तेजी से बढ़ा था। एक कंज्यूमर कल्चर हमें दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में इकोनॉमी में। और न्यू ऑक्यूपेशंस हमें दिखाई देते हैं। फिशरमैन दिखाई देता है, वॉशरमैन दिखाई देता है, डायर्स दिखाई देते हैं, डोर कीपर, फुटमैन, ये सभी हमें न्यू ऑक्यूपेशंस दिखाई देते हैं। और बुनाई महिलाएं करती थी, उसके ऊपर इनका एकाधिकार था, ये भी हमें इसमें दिखाई देता है। एडवांस नॉलेज हमें मिलती है इस दौरान मेटल्स की। सोना, चांदी, लोहा, कांसा, टीन, इन सभी धातुओं की जानकारी उत्तर वैदिक काल में थी और इससे जो है तेजी से इकोनॉमी में ग्रोथ हुई थी उत्तर वैदिक काल में। एविडेंस मिलते हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, यानी अब व्यापारियों के ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी मिलती है हमें। पहले केवल व्यापारी वर्ग बहुत सीमित अवस्था में हमें ऋग्वैदिक काल में मिल रहा था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स मिल रहे हैं। यानी व्यापारी वर्ग के संघ मिलना शुरू हो जाते हैं, गिल्ड मिलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू कॉरपोरेशन। यानी गन और एल्डरमैन यानी जिसको श्रेष्ठिन कहा जाता है, बहुत से व्यापारियों के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग वर्क से रिलेटेड, यानी जो जुलाहे का काम कर रहा है उनका ऑर्गेनाइजेशन, कोई बढ़ई का काम कर रहा है उनका ऑर्गेनाइजेशन, कोई लोहार का काम, कारपेंटर का काम कर रहा है उनका अलग से संघ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, और सभी व्यापारियों का अलग से गिल्ड मिल रहा है हमें। इस प्रकार के श्रेष्ठिनी शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये जो प्रेजेंट में जिस प्रकार की व्यवस्था हमें व्यापार वाणिज्य में दिखाई देती है, इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। इस प्रकार के एविडेंस हमें उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं और इस कल्चर को हम PGW के नाम से जानते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है चित्रित धूसर
मृद भांड संस्कृति के तौर पर जिसे पुकारा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में हमें दो प्रकार के पोट्री सिस्टम में दिखाई देते हैं, जिनमें एक तो है रेड वेयर यानी लाल मृद भांड दिखाई देते हैं, और दूसरा जो है पेंटेड ग्रे वेयर दिखाई देते हैं। जिस जिस जगह पर पुरातात्विक सोर्सेज में हमें खुदाई में पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं उसे उत्तर वैदिक काल से मिलाकर देखा जाता है। और हमने लास्ट वीडियो जो है उसमें आपने देखा होगा, डिस्कशन किया था कि ओकर पोट्री सिस्टम हमें दिखाई देता है ऋग्वैदिक काल में, यानी गेरु वर्णीय मृद भांड जो है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, और उत्तर वैदिक काल में रेड पोट्री सिस्टम में दिखती है। दूसरा आपका पेंटेड ग्रे वेयर मिलता है। जहाँ जहाँ पेंटेड ग्रे वेयर मिलते हैं वहाँ पर बहुत से एविडेंस हमें आयरन के भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा फेमस प्लेस है जहाँ पर सबसे पुराने लोहे की खुदाई के जानकारी में लोहे के अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। तो PGW 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट से रिलेटेड है, जो कि उत्तर वैदिक काल की तरफ इशारा करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है स्पेशल वोकेबलरी जो लेटर वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज दोनों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके सामने है वेदत्रयी। वेदत्रयी किसको बोलते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेदत्रयी कहा जाता है शुरुआती 3 वेदों को, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको जॉइंटली जो है वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद काफ़ी बाद में लिखा गया था, इसलिए इसको सबसे पहले बेसिक वेद में ही शामिल किया गया था। बाद में इसको वैदिक सिस्टम में, लिटरेचर में शामिल किया गया था। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनको कॉमनली जो है वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। दास और दस्यु ये नॉन आर्यन के लिए यूज हुआ है वेदों में, यानी दास वो लोग जो बहुत पहले आर्यंस जो है वेव्स के तौर पर भारत में आ चुके थे और यहाँ के दस्युओं के टच में आ चुके थे। इनके लिए नॉन आर्य के लिए जो है दास और दस्यु शब्द यूज किया गया है। गविष्टि शब्द जो है वो गाय से संबंधित है। गविष्टि गाय और उसके कार्यों से संबंधित है। दुहिति शब्द जो है ये पुत्री के लिए, बेटी के लिए यूज हुआ है, दुहिति शब्द। गोहन शब्द जो है ये भी गाय से संबंधित है, और जो व्यक्ति गाय का रक्षक था उसे गोहन कहा गया है। अघन्या जो है गाय के लिए यूज हुआ है, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता, उस सेंस में गोहन आपका अघन्या शब्द का यूज हुआ है। गोपति किसी धनी व्यक्ति के लिए गोपति शब्द यूज हुआ है, किसी धनी व्यक्ति को गोपति कहा जाता था। रत्निन जो रत्न का व्यापार करता था उसे रत्निन कहा गया है। इसके अलावा जो 12 रत्निन, 12 रत्निन हमें शतपथ ब्राह्मण के किए हैं उस सेंस में भी यूज होता है, यानी जो राजा की सहायता के लिए यूज होते थे उसे रत्निन कहा गया है। ब्रीही शब्द जो है राइस के लिए यूज हुआ है, चावल के लिए ब्रीही शब्द का यूज हुआ है। यव शब्द जो है वो जौ के लिए यूज हुआ है, अनाज में जौ के लिए यव शब्द यूज हुआ है। द्विज हमने किया है कि जो उपनयन संस्कार करने वाली जो वर्ण व्यवस्था थी वो द्विज कहलाती थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको ज्वाइंटली जो है द्विज कहा गया है, जिसमें शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, इस वजह से इनको द्विज की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसके अलावा भाग दूध जो शब्द है वो भाग यानी टैक्स इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, यानी भाग शब्द जो है वो टैक्स के लिए, कर के लिए, और भाग दूध जो है कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी के लिए यूज हुआ है। और इसके अलावा इमी शब्द जो है, इमी शब्द ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इमी शब्द ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इमी शब्द, एक सेकेंड, इम्य होना चाहिए ये शब्द, ये भी किसी धनी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है इम्य शब्द। सपश जो शब्द है ये यूज हुआ है गुप्तचर के लिए, किसी स्पाई के लिए, गुप्तचर के लिए सपश शब्द यूज हुआ है। और गोवीकर्तन शब्द, गोवीकर्तन शब्द जो है ऐसा व्यक्ति जो राजा की आखेट में यानी शिकार करते हुए सहायता करता था, यानी राजा जब जंगल की तरफ जाता था तो राजा की सहायता के लिए गोवीकर्तन नाम का व्यक्ति जाता था जो उसकी सहायता करता था। अध्वर्यु जो अदेव्यु होना चाहिए, ये अदेव्यु यानी जो देवताओं में विश्वास नहीं करता था। अब्राह्मण जो ब्राह्मणों में विश्वास नहीं करता था, ब्राह्मणों के खिलाफ था, अब्राह्मण। और दूसरा ये इस सेंस में भी यूज होता है
यानी जो वैदिक साहित्य में या ग्रंथों में वेदों में विश्वास नहीं करता था उसके लिए भी अब्राह्मण शब्द यूज हुआ है। कुलप परिवार का मुखिया, आपको पता ही है ऋग्वेद में भी इसका यूज हुआ है। बलि शब्द जो है, बलि शब्द ये यूज हुआ है जब स्वेच्छा से राजा को कुछ उपहार दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे, उसे बलि कहा जाता था। इसके लिए फेमस यज्ञ भी होता था, बलि वैश्य यज्ञ, जिसमें राजा को स्वेच्छा से भेंट दी जाती थी, उसके लिए बलि शब्द यूज हुआ है। लांगल शब्द जो है वो हल के लिए यूज हुआ है, लांगल शब्द हल के लिए। और ऐसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उष्णीय शब्द ये पगड़ी के लिए यूज हुआ है, पगड़ी के लिए उष्णीय शब्द। निष्क एक प्रकार का आभूषण होता था, एक प्रकार की ज्वेलरी थी जिसको व्यापार में एक सिक्के के तौर पर यूज किया जाता था, विनिमय के तौर पर, एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता था। पनी शब्द जो है वो व्यापारी के लिए यूज हुआ है, किसी मर्चेंट के लिए पनी शब्द यूज हुआ है। और भिषज शब्द जो है वो किसी वैद्य चिकित्सक के लिए यूज हुआ है, किसी डॉक्टर के लिए यूज हुआ है भिषज शब्द। और कुसीदीन ऐसा व्यक्ति जो लोन देता था, बदले में इंटरेस्ट लेता था, यानी ब्याज लेने वाला व्यक्ति, कुसीदीन यानी सूदखोर कहलाता है। और ऐसे ही अनस शब्द का प्रयोग हुआ है, अनस शब्द का प्रयोग हुआ है। और अनस शब्द जो है वो बैलगाड़ी के लिए यूज हुई है, अनस बैलगाड़ी को कहा गया है। अयस शब्द जो है ये धातु के लिए यूज हुआ है, हमने किया है कृष्ण अयस, लोहित अयस, तो अयस शब्द जो है वो धातु के लिए प्रयुक्त हुआ है। और लोहित अयस इसका मतलब है लाल धातु, यानी लाल धातु का मतलब है कॉपर यानी तांबा, ताम्र, तो ये लोहित अयस है। लेकिन अगर जो कृष्ण अयस होता तो उसको हम लोहा आयरन से मिलाकर देखते। तो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द टॉपिक वैदिक एज। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा 600 बिफोर क्राइस्ट में जो इंडिया में 16 महाजनपद उभर कर आए थे, तो उसे हम बोल सकते हैं 16 महाजनपद, जिसका उल्लेख सबसे पहले जिस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है जिसे हम बोलते हैं आचरांग सूत्र, और इसके अलावा जिस जैन ग्रंथ में सबसे पहला हुआ है वो है भगवती सूत्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो 16 राज्यों का उदय 600 ईस्वी पूर्व में। तो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि जन वाली व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में जनपद वाली व्यवस्था है, और 600 ईस्वी पूर्व में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे 16 महाजनपद 600 बिफोर क्राइस्ट। लगातार रिवीजन करते रहिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने वैदिक एज किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम MCQs करेंगे, जिससे कि क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। जनरल स्टडीज़ की खास बात है कि अगर जो आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड पूरा टॉपिक आपने कर लिया, उसके बाद में आपने MCQs किए, तो आपकी क्लैरिटी उसमें बढ़ जाती है। और यही एक तरीका है जनरल स्टडीज़ को करने का, और मेरा खुद का यही तरीका है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ, उसके बाद में आपका MCQs कराओ। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक माइंड में क्लैरिटी लाएगा, और माइंड में क्लैरिटी लाएगा तब जो है जब माइंड क्लियर हो जाएगा उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया डायरेक्ट जो है ऑप्शन को टिक कर दोगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए DLH के साथ।